तो स्टूडेंट्स, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कैसे हो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस-की प्रमेय के अनुप्रयोग। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। ये 2003, 2004, 2005, 2006, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 तक ये प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा जाता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ दोस्त। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई की एक सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। कि अनंत लंबाई का कोई तार है और उस पर आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना माना हमने, लैम्डा है। माना इस तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। कहने का मतलब यह है कि यह कोई आवेशित तार है और इस तार से हमें r दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। r दूरी से इधर भी हो सकती है या फिर r दूरी इससे इधर भी, किसी तरफ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, इस पर ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक ट्रिक अपनाना पड़ेगी इसमें कि तार को अक्ष मानकर एल लंबाई मान ली। तार की लंबाई कितनी मान ली हमने, एल, मतलब अनंत तो है लेकिन हमने एल लंबाई मान ली इसकी, कि अनंत तक की लंबाई कितनी होगी, इसकी एल है। तथा आर त्रिज्या के एक बेलनाकार गोशीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कहने का मतलब है ये एक तार है इस तरीके से, तो तार में जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वैद्युत क्षेत्र इधर समय उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इस तरीके से। तो हमने मान लिया तार के जो चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो हम एक गोशीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। इसकी क्या कर लेंगे, गोशीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जैसे हमने इसमें डायग्राम में की हुई है इस टाइम। बेलनाकार गोशीय पृष्ठ के दो सपाट पृष्ठ S1 व S2 तथा एक वक्राकार पृष्ठ S3 है। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास गोलीय पृष्ठ है इसके दो सपाट पृष्ठ, ऊपर वाले ये पृष्ठ इस कौन सा हो गया, सपाट पृष्ठ, मतलब S1 मान लिया इसको, एक नीचे वाला हो गया इस तरीके से यहाँ पर, उसके मान लिया हमने S2 मान लिया, और एक यहाँ पर इसको हमने मान लिया S3। दो सपाट पृष्ठ S1 S2 तथा एक वक्राकार पृष्ठ S3 हैं। तब सपाट पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और हमने वैद्युत फ्लक्स आपको बता दिया है पिछली वीडियो के, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई E बराबर E इंटू DA या फिर EDA cos थीटा। तो इसको हमने मान लिया S1 से जो गुजर रहा है ऊपर से, उसको हमने मान लिया φ1 मान लिया कि वहाँ से φ1 वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो φ1 बराबर E इंटू DA, क्योंकि हमने अल्पांश क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकाला, हम अल्पांश निकालने, छोटा सी अल्पांश, जैसे यहाँ पर S2 लिया हमने अल्पांश, ऐसे हमने यहाँ पर S1 लिया है अल्पांश क्षेत्रफल। ये क्या लिया है, ये छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, इसमें निकाल रहे हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E डॉट DA वेक्टर लगाएंगे, तो वेक्टर जब हटाते हैं तो आता है EDA cos थीटा। हमने बता दिया पिछली बार, जब डॉट होता है तो cos थीटा आता है और जब क्रॉस होता है तो साइन थीटा आता है। EDA cos थीटा, cos 90 की थीटा की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ पर 90 डिग्री आ गई। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा आप, DA वेक्टर कहाँ, ऊपर की ओर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, इस दिशा में, तो इसके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री कोण हो गया, तब हमने थीटा के स्थान पर हमने यहाँ क्या रख दिया, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू होती है, वो होती है 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 आ गई तो ये सबको क्या करता है, 0। कहने का मतलब φ1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 0। इसी प्रकार वक्र पृष्ठ है, इसी प्रकार पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने उसको मान लिया φ2 E डॉट DA, मतलब वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, अल्पांश के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर भी ये φS2 वाला तो है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में और अल्पांश क्षेत्रफल DA के संगत क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर, तो इसके बीच का कोण कितना, 90 डिग्री है। यहाँ पर भी EDA cos थीटा, जब डॉट हटाते हैं वेक्टर हटाते हैं तो cos थीटा आता है, और cos 90 रख दिया हमने यहाँ पर, थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, तो φ2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अतः φ1 बराबर φ2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। कहने का मतलब है ना वक्राकार पृष्ठ φ2 से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है और ना ही ऊपर से गुजर रहा है, कितना आ गया इसका, 0। परंतु यहाँ तो सब
यहाँ पर तो पृष्ठ बहुत बड़ा है, ये यहाँ से तो वैध फ्लक्स गुजर ही रहा है, तो इसमें निकालेंगे। 5-3 में देखते हैं 5-3 में क्या आता है। अब वक्राकार पृष्ठ 5-3 पर अल्पांश क्षेत्रफल डी ए के लिए क्षेत्रफल सदिश डी ए तथा वैध क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश डी ए और वैध क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, तो इनके बीच का कोण कितना आ गया 0 डिग्री आ गया। इनके बीच का कोण कितना है 0 डिग्री है। कहना का मतलब है कि ये भी इस दिशा में और वैध क्षेत्र की तीव्रता भी इस दिशा में, दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो उनके बीच का कोण कितना आ गया 0 डिग्री है। अतः फाई 3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, क्या मान लिया हमने इसके लिए डी फाई ई मान रखा है हमने, क्योंकि अल्फांश के लिए लेते हैं तो अल्फांश के लिए हम डी लगाते हैं। डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो डी फाई ई बराबर कितना आ गया ई डॉट डी ए। इसका समीकरण हमने 1 मान लिया। अतः संपूर्ण पृष्ठ, अब अल्पांश के लिए हमने निकाले डी ए के लिए, मतलब अल्पांश क्षेत्रफल के लिए हमने डी ए, अब संपूर्ण पृष्ठ ऐसे निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमने ये पृष्ठ था, इस पर छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लिया था, अब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे। तब संपूर्ण के लिए जब निकालते हैं तो स्टूडेंट्स उससे पहले हमने बताया था कि समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। समाकलन का साइन होता है इस तरीके से, तो समाकलन डी फाई ई बराबर ई का तो थोड़ा निकाल रहे हैं हम, समाकलन इसका करेंगे डी ए का करेंगे, और हम S3 पे ले तो हमने यहाँ क्या लगा दिया सफिक्स में S3। इसको समीकरण हमने मान लिया 2। चूँकि समाकलन डी ए संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल है और बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल होता है। ये जब हम कुल के लिए निकालें तो संपूर्ण बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होता है कुल क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एल। तो हम इसके स्थान पर, मतलब समाकलन डी ए के स्थान पर 2 पाई आर एल रख सकते हैं। ये भी संपूर्ण क्षेत्रफल है और ये भी संपूर्ण क्षेत्रफल है नहीं, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे हम, समीकरण 2 में 2 पाई आर एल रख देंगे। तब हमारे पास निकलेगा, उसका कर देंगे समाकलन, क्या कर देंगे समाकलन। जब समाकलन करते हैं तो डी हट जाता है, जब समाकलन करेंगे यहाँ से तो क्या जाएगा, ये डी हट जाएगा और समाकलन चिन्ह भी हट जाएगा, तो क्या जाएगा सिर्फ फाई ई आ जाएगा। तब फाई ई बराबर 2 ई इंटू में ई है तो ई ऐसे लिखा, इंटू समाकलन डी फाई डी ए के स्थान पर क्या रख दिया हमने 2 पाई आर एल। इसको समीकरण मान लिया हमने 3। परंतु हमने आपको गॉस की प्रमेय में पढ़ाया था, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई ई की वैल्यू क्या होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय हमने आपको ये बात क्लियर करके रख दी है, प्रूफ करके रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो परेशान क्यों हो रहा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ देखो पहले उसे। तथा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू अपॉन एल। कहने का मतलब आवेश अपॉन दूरी, आवेश अपॉन लेंथ या फिर लंबाई, या क्यू की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा लैम्डा एल या फिर एल लैम्डा। तब क्यू के स्थान पर हम ये, इस वाले क्यू के स्थान पर ये एल लैम्डा रख सकते हैं, ठीक है। इस वाले क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे हम, एल लैम्डा रख देंगे, तो हमारे पास फाई बराबर आ जाएगा फाई ई बराबर एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही तो एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही आ गया। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 हमारे पास ये है कि फाई ई बराबर 2 पाई आर एल इंटू ई, ये तो है, ठीक है। अब हम यहाँ पर समीकरण 3 से लेते हैं, तब फाई ई बराबर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। फाई ई के स्थान पर हमने ये रख दिया एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको ऐसे लिखा, एल से एल कट के बराबर में सेम संख्याएं कट जाती हैं, बराबर में अगर सेम संख्या होती है तो क्या हो जाती है, वो आपस में कट जाती है। यहाँ पर एल से एल कट गया यहाँ तो काट दो। तब हमारे पास यहाँ से जब ई की वैल्यू निकालें तो ई तो ऐसे रहेगा, ये जब गुणा में इसके 2 पाई आर, तो ये कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, और बटे में एक यही है बराबर में जाता है, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन ये वाला कितना आ गया, हमने आर अलग कर लिया, कुल न्यूटन प्रति कूलाम, क्या आ गया यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है, ये तो एक कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट है ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा लैम्डा, तथा ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। कहना मतलब है ई समानुपाती किसको होगा, लैम्डा का है यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है, तथा ई व्युत्क्रमानुपाती किसके है, आर के, आर के व्युत्क्रमानुपाती तथा लैम्डा के समानुपाती, या ई समानुपाती लैम्डा अपॉन आर। आंसर ये हमारा क्लियर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर।
मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। अगला हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैध क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारी अगली वीडियो मिस मत कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ये वाली वीडियो हम जब अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए।